कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और आपको पता होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है बिकॉज ऑफ द टाइटल। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट बात करते हैं कि हाउ आई गेट माई स्टूडेंट वीज़ा इन जस्ट 3 months। या आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, और मैं कोई एग्जैजरेशन भी नहीं कर रही। मैंने वाकई ही जर्मनी के लिए अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस से लेके वीज़ा आने तक मेरा ख्याल है कि मुझे 3 से 4 महीने लगे थे, क्योंकि वीज़ा आने तक भी मेरे 3 हफ्ते मुझे लग गए थे वीज़ा आने के लिए। तो जो लोग जर्मनी के लिए अप्लाई करें हैं उनको पता होगा कि ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है और 3 महीने के अंदर वीज़ा आ जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी इन इजी स्टेप्स के बारे में कि जिसके थ्रू आप अप्लाई करके बहुत आसानी से अपना वीज़ा जो है ना वो विद इन योर सेमेस्टर टाइम, जो भी आपका जो यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम दिया होता है उसके अंदर अंदर आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। येस, हाउ आई गेट माई स्टूडेंट वीज़ा विद इन 3 months। और मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ और दिस इज़ ट्रू। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना सारा प्रोसेस अप्लाई कर दिया था और विद इन 3 months मुझे मेरी एम्बेसी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट थी वो भी आ गई थी। और वीज़ा आने में मुझे वीज़ा आने के लिए एक्स्ट्रा 3 weeks लगे थे। तो टोटल मिला के पूरा प्रोसेस हुआ था मेरा ख्याल है कोई 4 महीनों का। 4 महीनों के अंदर अंदर मैंने जर्मनी का वीज़ा जो है ना वो मुझे अप्रूवल के साथ मिल गया था। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने कंसल्टेंट्स से पूछा था सारा प्रोसेस तो कंसल्टेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, जर्मनी का प्रोसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो कोई कंसल्टेंट भी इसको ज़्यादा वेलकम नहीं करता, और अगर कोई करता है तो वो कोई, मैंने जब उनसे फ़ीस पता की थी तो कोई 2.5 से 3 लाख वो ले रहे थे सिर्फ कंसल्टेंसी का। तो ये बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अपनी ऑन पे सारा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं जितनी भी वो सर्च की और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी वो सारी लिखी और जो है ना खुद सारा प्रोसेस अप्लाई किया है और मुझे किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने सारा प्रोसेस जो है वो फ्रॉम A to Z मैंने सारा प्रोसेस खुद अप्लाई किया है और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा वीज़ा जो है ना वो रिसीव हो गया था। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि मैंने अपना वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया था, किस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की थी और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या था। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि उसमें कंप्लीट गाइड आप लोगों को दे सकूँ कि किस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करनी है, किस तरह यूनिवर्सिटी सबसे पहले सर्च करनी है और फिर उसमें किस तरह अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस क्या है उसका। तो ओके जी, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग सीधा बात करते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और यूनिवर्सिटी सर्च करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जर्मनी ही क्यों बेस्ट है। पूरी दुनिया जानती है कि जर्मनी में जो ट्यूशन फ़ी है वो बिल्कुल नहीं होती, आपकी फ्री एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो जर्मनी को प्रेफर करते हैं फॉर देयर स्टडीज़। अच्छा, उसके बाद पॉइंट आता है इजी सेटलमेंट। अच्छा, जर्मनी में ना इजी सेटलमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें, लेट्स से अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे सेटल होने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जर्मनी में अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और उसके 2 साल तक आप कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। और नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप 5 साल अपनी जॉब करते हैं और 5 सालों के बाद आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि सबसे कम टाइम है किसी भी कंट्री की पीआर या नेशनैलिटी लेने के, किसी भी कंट्री की पीआर या नेशनैलिटी लेने का ये सबसे कम टाइम है। तो बाकी जगहों पे आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर आपको 8 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है किसी भी कंट्री की पीआर लेने के लिए। अच्छा, तीसरी चीज़ बीइंग अ गर्ल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सेफ्टी कंसर्न्स।
तो जर्मनी मेरे लिए प्रायोरिटी इसलिए भी था कि क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप ज़्यादा सेफ़ हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जिसकी वजह से मैंने जो है वो ये कंट्री सेलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप लेट्स से अगर आप रात को 11 बजे या 12 बजे भी अगर आप वापस आ रहे हैं तो कोई भी आपको रोड पे चलते हुए कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट जॉब करके, क्योंकि स्टूडेंट जॉब के लिए आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उन 20 आवर्स में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप 20 घंटे जॉब करते हैं तो आप 900 से 1000 यूरो तक आराम से कमा सकते हैं। और आपके अगर सारे एक्सपेंसेस देखे जाएँ, आपका रेंट, आपकी ग्रॉसरीज, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के सारे चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके आपका जो टोटल खर्चा होता है वो होता है 600 से 700 यूरो के दरमियान में। तो अगर आप 20 घंटे जॉब करके 900 से 1000 यूरो कमा रहे हैं तो और आपका खर्चा है लेट्स से 6 से 700 यूरो के दरमियान, तो आप अपनी 20 घंटे की जॉब से कुछ ना कुछ सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे ट्यूशन फ़ी ही आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अगर आपको 20 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप पर डे 10 घंटे काम करें हर रोज़, और जर्मनी में आप सिर्फ वीकेंड पे या अपने 20 घंटे किसी भी वीक डे में या जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उन डेज़ को यूटिलाइज़ करके आप सिर्फ 20 घंटे भी काम करें तो आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सकते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों में, क्योंकि आपने ट्यूशन फ़ी ही इतनी ज़्यादा देनी होती है कि आपको काम करना पड़ता है ज़्यादा। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जब आपको कोई 6-7 हज़ार पाउंड या 6-7 हज़ार डॉलर्स देने की जब टेंशन नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है जिसकी वजह से आप रिलैक्स होते हैं। और आपको पता होता है कि आपका महीने का इतना एक्सपेंस है, और आपकी इस जॉब से, जो स्टूडेंट जॉब है जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, उससे आप स्टूडेंट जॉब करके आप अपने सारे एक्सपेंसेस भी पूरे कर सकते हैं और प्लस आप उसमें से थोड़े पैसे बचा भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, आपकी जो लाइफ है वो सुकून से चलती है और आपको कोई काम करने की टेंशन नहीं होती कि यार हम लोगों को काम करना है। एक और प्लस पॉइंट जो है वो इसका ये है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा चीप है। आप 50 यूरो की आप एक टिकट ले लेते हैं, ट्रेन की टिकट लेते हैं, और आप पूरा जर्मनी उस पर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आप जितने मर्जी वीक में, डे में, जितना मर्जी ट्रैवल करें, आपने सिर्फ वो 50 यूरो की एक दफ़ा महीने की टिकट लेनी है और पूरा महीना आपको फ्री है। लेट्स सपोज़ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से, जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है मुझे आने जाने में। तो अगर मैं एक साइड की टिकट लेने लगूँ तो वो मेरी ख्याल है मेरी 30 यूरोस की सिर्फ एक साइड की टिकट बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये रिलीफ दिया हुआ है कि आप 50 यूरोस की टिकट ख़रीदें और पूरे जर्मनी में आप जहाँ पे मर्जी घूमें। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का कि आपको अगर अकोमोडेशन कहीं दूर भी मिल रही है, थोड़ी सस्ती मिल जाती है, दूर के इलाकों में थोड़ी सस्ती मिल जाती है। लेट्स से कि अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अगर आप उन सिटीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल के सर्च करें कोई रहने की जगह, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है। प्लस आपके, क्योंकि ट्रेन की जो टिकट है वो आपको 50 यूरोस की पड़नी है, तो अगर आप बड़े सिटी से थोड़ा सा दूर रह भी लेते हैं तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप इजीली ट्रेन जो है वो पकड़ सकते हैं और जा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे ट्रेन्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर घंटे में ट्रेन चल रही होती है, तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी जब मर्ज़ी क्लास हो, क्योंकि मेरी क्लासेस मुख्तलिफ टाइमिंग्स में होती हैं, तो मुझे कभी भी ट्रेन पकड़ने का कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, हमने जर्मनी आने के सारे प्रोस के बारे में तो बात कर ली, लेकिन थोड़े से अब हम इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आने
आपको हर्डल क्या हो सकती है और क्या चीज़ यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने कहीं पे भी जाना है, सुपरमार्केट में अगर आपने कोई चीज़ लेने के लिए जाना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें जर्मन में लिखी होती हैं। इंस्ट्रक्शंस जितनी भी होती हैं वो सारी जर्मन में लिखी होती हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखी होती हैं। लोग अपनी लैंग्वेज प्रमोट करते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर आप किसी छोटे सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा फेस करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में मूव करते हैं, लाइक फ्रैंकफर्ट में मैं जाती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में है तो मैं फ्रैंकफर्ट में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सब लोगों को तकरीबन इंग्लिश भी आ रही होती है। लेकिन क्योंकि मैं रहती थोड़ा सा बड़े सिटी से थोड़ा सा हटके हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। और बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में, किस तरह से। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। तो यूनिवर्सिटी सर्च करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपने दाद की वेबसाइट पे जाना है और आपने अपना जो बैचलर्स का कोर्स है वो लिखना है। जैसे ही आप वो लिखेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। उसमें से आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप जब अपनी फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। उन यूनिवर्सिटीज़ को आप सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर लें जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, आप उनको शॉर्टलिस्ट कर लें। और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने का भी एक तरीका है कि आप ये देख लें कि कौन से कोर्सेज, आप उनकी कोर्स आउटलाइन देख लें कि कौन से कोर्स जो हैं वो मास्टर्स में वो पढ़ा रहे हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई कोर्स आपने प्रीवियस अपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ है तो वो आपका एक लिंक बन जाता है। अच्छा, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो वन बाय वन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें जो भी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का है वो आप नोट डाउन कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 7 बैंड रिक्वायर करती हैं लैंग्वेज टेस्ट के लिए, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 6.5 उनकी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज टेस्ट के लिए। लैंग्वेज का जो आपने टेस्ट देना है, यानी कि जो आपने आइल्स करना है, उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 6.5 पे मान जाती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 7 भी जिनका रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप 6.5 वाली यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना चाहते हैं या 7 बैंड वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत क्लियरली लिखी होती है कि वो क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि आइल्स के साथ और बग़ैर आइल्स के साथ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 80 to 90% जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स रिक्वायर करती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आइल्स भी है। उसका क्राइटेरिया, उसका बैंड ऊपर नीचे हो सकता है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6.5 मांगती हैं, कुछ 7 मांगती हैं। लेकिन 80 to 90% यूनिवर्सिटी जो हैं वो आइल्स जो है वो मांगती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को ये ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो बग़ैर आइल्स के भी आपको एडमिशन लेटर दे देती है। तो ये भी आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में ही आपको स्टडी करके समझ में आएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बग़ैर आइल्स के आपको एडमिशन लेटर दे देती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर आइल्स कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो उसके लिए आइल्स का डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी रिक्वायर है। और जो एम्बेसी वाले हैं वो लाजमी आपके डॉक्यूमेंट सारे A to Z आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। और उसमें अगर आपका आइल्स का डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा जो है वो या तो रिजेक्ट कर देंगे या मिसिंग डॉक्यूमेंट में वो आपके लिख देंगे कि। अच्छा, थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अभी कीप इन माइंड कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। एम्बेसी के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो हम बाद में देखेंगे कि एम्बेसी को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। अभी हम बात करें यूनिवर्सिटी में जो आपने अप्लाई करना है उस पर आपने कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको आपका BS का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, प्लस डिग्री चाहिए होगी। उसके बाद आपको चाहिए आइल्स का आपने देखना है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर है तो
आप वो डॉक्यूमेंट आपका एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली आपका वो डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं होगा और वो यूनिवर्सिटी आपका वो डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन लगा के भेज देगी कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप काइंडली अपनी जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है इसको अपडेट करें। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए होगा आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपना मोटिवेशन लेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग लिखना है और बड़ा टू द पॉइंट लिखना है। फिफ्थ नंबर पे आपको चाहिए होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने किसी भी टीचर से लिखवा सकते हैं। बेसिकली आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने होते हैं 2 मुख्तलिफ टीचर्स से लेके, तो वो आप इसमें कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या आपकी कोई अचीवमेंट है, कहीं आपने जॉब की है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी, ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आती हैं चीज़ें। तो आपका जो इंटर्नशिप होगी, आपकी कोई अचीवमेंट्स होंगी, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। और अगर आप इसको अपलोड कर देंगे तो ये वेल एंड गुड, लेकिन इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने मिस कर दिया, वो है सीवी। सीवी भी आपने अपनी लाजमी सबमिट करवानी होती है एट द टाइम ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो सीवी टेबुलर फॉर्म में आपने 1 पेज सीवी टेबुलर फॉर्म में बना के वो भी आपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में जो आप अपलोड करेंगे उसके साथ आपने सीवी भी अपनी अपलोड करनी है। अब हमारा क्राइटेरिया भी, लैंग्वेज क्राइटेरिया जो है वो भी पूरा हो गया। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्ट कर ली, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लिए। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू अप्लाई। हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ना 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके में तो ये बात है कि आप डायरेक्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन को वेलकम करती हैं डायरेक्ट, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या जो भी स्टूडेंट्स हैं न्यू एडमिशन्स के लिए, उन्होंने एक पोर्टल बनाया होता है कि उस पोर्टल पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है और वहाँ पे एक अकाउंट बना लेना होता है। उस अकाउंट में आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटी की जो भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू ईमेल और उस पोर्टल के थ्रू ही होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला या अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट मिस है या ब्लर है तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट उसी पोर्टल में आपको वापस भेजेंगे और प्लस आपको साथ ईमेल करेंगे कि हमने फ़लाँ वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग था या फ़लाँ वाला डॉक्यूमेंट आपका ब्लर था, वो हमने आपको पोर्टल में भेज दिया है, वो आप एक दफ़ा देख लें और उसको दोबारा से अपलोड कर दें। तो जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी थ्रू ईमेल होगी, तो आपने अपनी जो भी ईमेल आप रजिस्टर उसमें करें उसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। और कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आती है तो आपने उसका फ़ौरन रिप्लाई करना है और उसको अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है या एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया है तो आपने उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने उनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि इसकी अगर आप उसको डिले करेंगे या किसी ड्यू टू एनी रीज़न आप ईमेल नहीं देख सके और ईमेल मिस हो गई है तो उससे क्या होगा कि आपका जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना वो लंबा हो जाएगा। तो जितना वो लेंथी होगा आपकी जो एप्लीकेशन है वो उतनी ही दूर चली जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस क्राइटेरिया के ऊपर चल रही है। अच्छा, अब हमने दाद की वेबसाइट पर जाना है और उसका जो है ना रिक्वायरमेंट वाला टैब, उस पर हमने क्लिक करना है और हमें वहाँ से पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस किस्म की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। तो वहाँ से हम देख के पता लगा लेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर रही है या उसको उसको यूनिअसिस्ट वाला कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो और इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 80-90% ऑनलाइन ही अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो हार्ड फॉर्म में भिजवाएं। तो जो यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर करेगी, जिस भी यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट होगी कि उनको हार्ड कॉपी भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, तो आप क्या करेंगे, आप नोटरी से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको स्टैम्प करवाएंगे और
DHL या TCS करेंगे आप उस यूनिवर्सिटी को। वैसे ये जो है ना यूनिवर्सिटीज़, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि हमें हार्ड फॉर्म में कॉपीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड फॉर्म भी चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो आप स्कैन करके, अच्छा सा स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवाते हैं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से स्कैन हो, और स्कैन करने के बाद आपने उनको PDF में कन्वर्ट करके फिर अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। मतलब डायरेक्ट आपने पिक्चर सबमिट नहीं करवानी, आपने अपनी PDF की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं। और मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी जो डिग्री है, अगर उसकी बैक साइड भी है तो वो एक ही PDF की फ़ाइल उसकी बने, 2 अलग अलग फ़ाइल्स ना बने। जैसे आपका ID कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड के भी मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे ऐसे आगे पीछे क्योंकि ID कार्ड होता है तो आपने उसको एक ही पेपर के ऊपर, A4 जो पेपर होता है उसके ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर आपने बोथ साइड्स अपने जो ID कार्ड की हैं वो कॉपी करनी है। और अब बारी आती है सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट की, जो कि जिससे बहुत से लोग भागते हैं, इवन कंसल्टेंट तक इससे भागते हैं, और वो है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। अच्छा, यही वो पॉइंट है जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि मेरा वीज़ा जो है वो पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने लगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे अप्लाई करने में। अप्लाई से लेके वीज़ा आने के प्रोसेस में मुझे इतना ही टाइम लगा था। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है अपने वीज़ा की एप्लीकेशन को फास्ट करने के लिए। अच्छा जी, जो लोग पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं वो अपने एम्बेसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। लेकिन जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, और स्पेशली जो वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करना है, उनके लिए जो रूल्स हैं वो थोड़े सारे डिफरेंट हैं। कराची एम्बेसी के मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी में ही अप्लाई करना था। कराची एम्बेसी का भी मैंने सुना है कि वहाँ पे हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है अगर आप टाइमली अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक नहीं करते। अच्छा, एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल ईजी है, लेकिन आपने क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त वेबसाइट पे इतने ज़्यादा लोग अप्लाई इतनी जल्दी से कर रहे होते हैं कि अगर आप विदिन 10 मिनट्स में अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्यू में इतनी पीछे चली जाती है कि फिर उसका फर्दर प्रोसेस नहीं होता, या आपको जो एम्बेसी है वो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है जो लाइन में बहुत पीछे होती हैं उनको कैंसिल कर देती है। इस वजह से आपकी भी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है अगर आप विदिन 10 मिनट्स में उसको अप्लाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपने कैसे अप्लाई करनी है। तो इसका आसान तरीका यही है कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, अपॉइंटमेंट्स ओपन करती है एम्बेसी, आपने विदिन 10 मिनट्स में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप 10 मिनट्स में अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली आपकी एप्लीकेशन इतनी क्यू में पीछे चली जाती है कि एम्बेसी उसको फिर अकोमोडेट नहीं कर सकती, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने विदिन 10 मिनट्स में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप विदिन 10 मिनट्स में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो आपके प्रोसेस में 4 से 5 महीने लगेंगे और आपका जर्मनी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपका प्रीवियस डिग्री में आपका CGPA कितना है। अगर तो आपका CGPA है 3.7, फिर तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3.7 या उससे अबव CGPA वालों के लिए एम्बेसी ने एक ट्रैक ही अलग से बनाया है। उसके अपॉइंटमेंट का जो लिंक है वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपको ईज़िली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लाइक मेरा 3.7 CGPA था और मैंने फास्ट ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया था और मेरी विदिन 1 वीक में मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी।
और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरी अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी आ जाएगी। और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी और उस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फिर मुझे बहुत जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी के लिए चाहिए थे, मुझे वो बड़ी जल्दी से कंप्लीट करने पड़े थे। उसमें ब्लॉग अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जो मैं आपको फिर कभी बता दूँगी। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जब आ जाती है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। अच्छा, जब भी एम्बेसी की आपको अपॉइंटमेंट आपको ईमेल आती है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और एम्बेसी की तरफ से आपको एक ईमेल आती है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी करके रखने हैं। अच्छा, उसके लिए 2 ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो उसकी एक अलग से लिस्ट है। तो लेकिन 2 डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपके पास एक्चुअली 3 डॉक्यूमेंट। एक तो आपके पास सबसे पहले जो है ना वो होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर होना चाहिए। दूसरा आपके पास इनरोलमेंट लेटर होना चाहिए। अच्छा, अब एम्बेसी का जो एडमिशन लेटर है और इनरोलमेंट लेटर है, ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं और ये सेपरेटली ही एम्बेसी चेक करती है। ये 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और थर्ड वन ये है कि आपके पास ब्लॉग अकाउंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो एम्बेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉग अकाउंट का डॉक्यूमेंट आपने जो है वो सारा जो आपने ये मेक श्योर करना है कि एम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू हो उससे पहले पहले आपकी जो ब्लॉग अकाउंट की अमाउंट है वो यहाँ जर्मनी में किसी जो भी बैंक है, कॉरिकल या एक और बैंक है, अब मुझे उसका नाम नहीं याद में आ रहा। अच्छा, 2 बैंक हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने अपने पैसे जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट के वो यहाँ पर भिजवा दिए हों और यहाँ के बैंक का एक वो लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एम्बेसी, अब इंटरव्यू की बारी आती है, एम्बेसी इंटरव्यू क्या लेती है आपसे। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में जो वीज़ा ऑफिसर है वो हमसे किस किस्म के क्वेश्चन करता है और हमने उसका टेक्निकली किस तरह से जवाब देना होता है। अच्छा, सबसे पहले तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपका फ़र्दर फ्यूचर का क्या प्लान है। आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, या किस तरह से आपका आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो वीज़ा ऑफिसर आपसे लाजमी पूछता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर तो आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई आपका कोई ब्लड रिलेशन आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके हवाले से भी वो पूछेंगे कि आपका ब्लड रिलेशन किस तरह से लगता है, मतलब आपके मदर साइड से आपका रिलेशन है या आपके फादर साइड से आपका रिलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वीज़ा ऑफिसर पूछ सकता है। आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया है, आपने इस यूनिवर्सिटी में आपको किसने बताया था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब आपने अपना सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से किया है। तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो वीज़ा ऑफिसर हर जो स्टूडेंट है वो उससे पूछता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे पेपर और पेन दिया जाता है और आपने अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने लिखना होता है। वो आपको 5 मिनट का या लेट्स से 10 मिनट का टाइम देता है और आपने अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो उसके सामने लिखना होता है और उसको सबमिट करवाना होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप अपना जो मोटिवेशन लेटर है उसको याद करके जाएं, या एटलीस्ट आपके कुछ 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने माइंड में उसको पढ़ के जाएं। अपना जो भी आपने अपना मोटिवेशन लेटर सबमिट करवाया हुआ है उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करके जाएं और उसके पॉइंट्स आप याद करके जाएं, ताकि आपको जब वो वहाँ पे लिखने के लिए कहे तो आप कोई पॉइंट स्किप ना कर सकें। और ये लाजमी वो आपको कहेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्टूडेंट को कहते हैं और कुछ को नहीं कहते, वो सब स्टूडेंट्स को कहते हैं। अपना मोटिवेशन लेटर आपने लाजमी वहाँ पे लिखना होता है। तो आप या तो उसको याद कर जाएं, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, वो इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने याद किया हुआ लिखा है या आपने नया उस टाइम पे न्यू लिखे पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आपकी डिग्री से रेलिवेंट होना चाहिए।
ओके जी, तो अभी हमने ये सारी बात कर ली कि हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह से करना है और एम्बेसी में किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी बात हो गई। अब एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, जब वहाँ पे जाना है तो हमने फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है, और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने अपना ब्लॉग अकाउंट किस तरह से रेडी करना है। तो ब्लॉग अकाउंट ओपन कैसे करना है, उसका सारा क्या प्रोसेस है, और एम्बेसी की फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है, ये एक सेपरेट इशू है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के लगा दूंगी जिसमें आपको कंप्लीट बता दूंगी कि किस किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपना ब्लॉग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एम्बेसी की फ़ाइल रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एट द टाइम ऑफ एम्बेसी इंटरव्यू आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये दो चीज़ें आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर दें तो आपकी फ़ाइल जो है वो उस पर प्रोसेस, उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका वीज़ा डिले होने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए भी गाइड कर दूँगी। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई स्टेप आपसे छूट गया है, कोई मिस हो गया है, या आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगी। और इसके अलावा और कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स के हवाले से, जर्मनी में स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी है, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो जो आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ओके गाइज, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और घर से दूर किसी और मुल्क में लाइफ कैसी होती है ये देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ वालों को बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।